Okay, guys. So let us begin with this discussion of. Let us continue with this discussion of microbes and well, to what extent they are our friends or foes. तो फ्रेंड वाले सेक्शन हम लोग देखा था, हम लोगों ने उनका जो है फूड प्रिपरेशन में जो है हम लोगों ने माइक्रोब्स के रोल को देखा था। उसके बाद जो हम लोगों ने कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में माइक्रोब्स के रोल को देखा था। अब हम जो है मेडिसिनल यूज़ को देखने वाले हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेडिसिन के फील्ड में भी काफ़ी जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको जो है एंटीबायोटिक टैबलेट्स या कैप्सूल्स या इंजेक्शन देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होते क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो देखो, वो मेडिसिन और मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई which kill or stop the growth of disease causing microorganisms present in our body are called antibiotics। मतलब कि वो मेडिसिन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह से जो है बनाया जाता है, जो कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको या तो मार देते हैं या फिर उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ऐसे मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एक्सप्लेन इट अगेन, बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस घुस जाते हैं जो कि बीमारी पैदा करेंगे, तो उस बीमारी पैदा करने वाला पैथोजन है, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर आपको ऐसा मेडिसिन देता है जो मेडिसिन किसी बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह से ही बनाया गया है। और ये मेडिसिन क्या करेगा, तो ये जो बीमारी पैदा करने वाला पैथोजन आया है ना, उसके ग्रोथ को या तो रोक देगा या फिर उनको मार के ख़त्म ही कर देगा, और इस तरीके से आपको बीमारी से मुक्त कर देगा। ओके, तो ये हो गए आपके एंटीबायोटिक्स। अब ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन के जो सोर्सेज हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेंगे। अब इन दिनों जो है बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया या फंजाई से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर ऑडियोमाइसिन एंड देन क्लोरोमाइसिटिन। ये जो कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। और फिर जो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, ओके, ये भी जो है एक फंगस से प्रिपेयर किया गया। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक्चुअली जो है जो लाइव स्टॉक या पोल्ट्री वगैरह हैं उनके खाने में भी मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं एनिमल्स में जो माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होगा पोटेंशियली, उसको वो रोकता है। ओके, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत तरह के प्लांट डिजीजेस को भी रोकने में काम आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ तो मान लो ढेर सारा है, और एंटीबायोटिक का सोर्स क्या है, एज यू सॉ इट। अब जैसे मान लो कि पेनिसिलिन की मैंने बात कही, तो बेसिकली 1929 में ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो जो है डिजीज कॉजिंग स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। कल्चर मतलब उसको जो है उसके ग्रोथ को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक जो ग्रीन मोल्ड है, ठीक है, तो उसका स्पोर वहाँ पर था कल्चर प्लेट्स में, और उसने देखा कि ग्रीन मोल्ड जो प्रेजेंस है उसने ना सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया बट इनफैक्ट बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया। तो इसी मोल्ड से जो है पेनिसिलिन ड्रग तैयार किया गया, और इस तरीके से जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है पेनिसिलिन ड्रग मिला, जो कि बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक साबित हुई। अब हाँ, एंटीबायोटिक्स जैसे मान लो कि ठीक है ये मिरेकल ड्रग हो गया एक तरीके से, लेकिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते वक्त भी हम लोगों को कुछ जो है प्रिकॉशन रखना पड़ता है। क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए? तो वेल, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। पहली बात, दैट इट शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स हमेशा जो है क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर ही लिया जाए। अपने मन से सीधा एंटीबायोटिक्स मत खाया करिए, क्योंकि मकई का भूजा नहीं है, पॉपकॉर्न नहीं है। अगली बात कि वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। बहुत सारे लोग क्या होता है, बीमारी होती है, दवा खा लेते हैं, 2-4 दिन में जैसे ही बीमारी ठीक हो गई हम दवा खाना बंद कर देते हैं, और दवा खाने में हम जो बाकी जो पेन रिलीफ करने वाली दवा वगैरह जो होगी वो तो होगी, हम एंटीबायोटिक खाना भी छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप पूरा कोर्स पूरा करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी पैदा करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो कम्प्लीटली ख़त्म करता है। अगर आपने बीच में ही रोक दिया ना, तो मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ, वो आपके बॉडी के अंदर रुक ही गया है, कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन बचा हुआ है। वो बाद में दोबारा फिर जो है रिवाइव हो सकता है, और इस बार जब वो रिवाइव होगा तो शायद उस एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर भी कम पड़े। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही उसको फेस कर लिया है। तो अगर आप मान लीजिए कि कोर्स कंप्लीट नहीं करिएगा तो आपको दोबारा बीमार पड़ने का चांस जो है वो बना रहेगा, इसलिए पूरा कोर्स हमेशा करना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस। अगर मान लो कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना हो तो ना खाया करें, और गलत बीमारी में तो गलत डोज में तो खाया ही ना करें, क्योंकि ये भी परेशानी पैदा कर सकता है। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा कि आप जो है वो उस एंटीबायोटिक के प्रति जो है रेजिस्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी जो है वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी ठेठी भाषा में कहते हैं गम लेना, ठीक है ना। तो वो आपको वो जो आपका बॉडी जो है उस एंटीबायोटिक को गम लेगा, और फिर जो है फ्यूचर में जब उसको यूज करिएगा ना तो उसका असर जो होगा कम हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स अगर आप अननेसेसरी लीजिएगा तो इसका भी दुष्परिणाम होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के अंदर में, खास करके जो है इंटेस्टाइनल वगैरह एरिया सब में, जो कि हमारे डाइजेशन से लेके बहुत सारे काम में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन बी बनाने में भी जो है आपके ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जो बैक्टीरिया फिर विटामिन बी जो है, विटामिन बी का सर्टेन वो फॉर्म, वो जो है फिर स्ट्रेन, वो जो है फिर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एंटीबायोटिक्स अगर आप बिना मतलब का ढेर सारा खा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है वो भी शहीद हो जाएगा बेवजह, और फिर उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। और जब आप कोल्ड और फ्लू वायरस की वजह से जो होता है, कोल्ड और फ्लू से जब आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वायरस से पैदा हुए डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल, अभी अगर मान लो कोरोना की वजह से किसी को अगर बुखार आता है या कुछ होता है, वैसे केस में डॉक्टर उसको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देगा, क्योंकि एंटीबायोटिक कुछ भी दे दो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम वैक्सीन्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी काम आते हैं, ठीक है ना, जो कि जो वैक्सीन ह्यूमंस या एनिमल्स वगैरह को जो है बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। ओके, ये जो है इम्यूनिटी डेवलप करने वैक्सीन कैसे काम करता है, तो ये जो है ह्यूमंस या एनिमल्स जिस किसको भी दिया गया है उसके अंदर जो है इम्यूनिटी पैदा करता है। तो इम्यूनिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट ए डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर ये क्षमता कि वो बीमारी का सामना कर सके, इसे ही कहते हैं इम्यूनिटी। ओके, और किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, इम्यूनिटी पैदा की जाती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इसी को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। हम नॉर्मली इसके लिए क्या करते हैं कि जो बीमारी पैदा करने वाला जो माइक्रोब है उसका एक मरा हुआ या कमज़ोर किया हुआ जो है एक डोज ले लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके क्या करते हैं, बॉडी को मौका देते हैं कि चल इससे लड़के देख, इससे लड़के देख। और बॉडी जब उससे लड़ने की तैयारी कर लेता है तो उससे क्या होता है, कैसे करता है बॉडी से लड़ने की तैयारी, वो बाद में बताते हैं। तो खैर ये जो स्मॉल डोज हमारी बॉडी में दिया जाता है जिससे लड़ने के लिए हमारा बॉडी जो है तैयार होगा, राइट, तो ये डोज जो है वो हो गया आपका वैक्सीन। अब ये जब वैक्सीन आपके बॉडी में जाता है ना, ये मरा हुआ या कमज़ोर किया हुआ माइक्रोब, तो ये जैसे ही जाएगा आपके बॉडी में तो ये जो है फिर एंटीजन का काम करेगा। ठीक है, ये जो है एंटीजन की तरह काम करता है, और जो हेल्दी आदमी है ना, वो उस आदमी का बॉडी जो है वो अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी क्या होता है, तो बेसिकली बाहर से कोई भी एलिमेंट जब हमारे बॉडी में घुस गया ना तो बॉडी उसको चोर मानता है, डकैत मानता है, जो भी मानता है, बुरा मानता है। ठीक है, और फिर बॉडी जो है उसको मार के भगाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो है अपना जो सिपाही भेजता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो आप क्या करते हैं, हाथ पैर बांध के एक चोर को भेज देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि सारा एंटीबॉडी जो है वो तैयार हो जाए और इस तरह के चोर के साथ लड़ने के लिए वो जो है पूरा प्रैक्टिस कर ले, पूरा जो है मजबूत हो जाए वो। तो वही चीज़ होता है, बॉडी जो है वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि उस पर्टिकुलर जो है वायरस को, उस पर्टिकुलर जो है वायरस के स्ट्रेन को जो है ख़त्म कर सके। ओके, अब मान लो कि वो बेचारा जो एंटीजन थोड़ा सा डोज में दिया गया वो तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन फिर भी जो एंटीबॉडी आपके बॉडी ने प्रोड्यूस किया था वो एंटीबॉडी आपके अंदर मौजूद है, वो आपके स्टोर में है। और अगर फ्यूचर में सेम माइक्रोब आता है तो ये एंटीबॉडी पहले से ही मौजूद रहेगा, घुसते ही धर दबोचेगा उसको, प्रॉब्लम खत्म। इस तरीके से जो है बहुत सारी डिजीज जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन सभी को जो है वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। और एक वैक्सीन जो है वो या तो इंजेक्ट किया जा सकता है या फिर सीधा मुंह में डाल के पिला सकते हैं। बचपन के टाइम में जो है हम लोग को बहुत सारा वैक्सीन वगैरह पड़ा रहता है, ठीक है। और नॉर्मली देखोगे कि बचपन में सबके पास एक कार्ड टाइप का होता है, इसमें कि वैक्सीन जब भी पड़ा रहता है ना, डोज जब भी पड़ता है तो उसकी एक एंट्री हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर एज में जो एक पर्टिकुलर वैक्सीन दिया जाता है इसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। ओके, टेबल 2.1 में आप लोगों को बताया जाएगा कि इंडिया में जो है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो है वो कैसे काम करता है, राइट। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ओके, द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, इट मे बी यूजफुल टू रिमेंबर इट।
वैक्सीन की जहाँ तक बात की जाए वैसे तो वैक्सीन पहला खोजने वाले जो हैं वो एडवर्ड जेनर थे, ठीक है। 1798 में स्मॉल पॉक्स का उन्होंने खोजा था। उन्होंने नोटिस किया था कि जो दूध दोने वाले होते हैं ना, ठीक है, या दूध का कारोबार करने वाले लोग जो होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। जब स्मॉल पॉक्स भयानक फैलता था तब भी उनको स्मॉल पॉक्स होता नहीं था, ठीक है। अगर क्योंकि ज़्यादातर को इससे पहले अगर उनको पहले जो है कॉ पॉक्स हो गया हो। तो मई 14 1796 को जो है डॉक्टर जेनर क्या करते हैं कि वो कॉ पॉक्स का जो मैटर होता है वो एक मिल्क मेड के आर्म में जो ब्लिस्टर फफोले होते हैं ना, उसमें से वो क्या करते हैं कॉ पॉक्स का मैटर निकालते हैं और फिर उसको एक 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट कर देते हैं, जेम्स फिप्स में। फिप्स को बहुत जल्दी जो है कॉ पॉक्स हो जाता है और फिर वो रिकवर भी कर जाता है। फिर 1796 में 1 जुलाई 1796 को डॉक्टर जेनर क्या करते हैं, उसी तरह के फिप्स में जो है स्मॉल पॉक्स का डाल देते हैं पस, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स होता नहीं है। तो होता क्या है कि कॉपॉक्स तो उसकी बॉडी में हुआ जिससे उसकी बॉडी ने रिकवर कर लिया, तो अब उसकी बॉडी में जो है स्मॉल पॉक्स भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसने जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी गेन कर ली थी और इस तरीके से जो है डॉक्टर जेनर ने जो है वैक्सीन तैयार किया। ऑफकोर्स इसमें मेडिकल एथिक्स को मत देखो, बहुत गलत तरीके से हुआ, सीधा ह्यूमन ट्रायल ही कर दिया, बाकी ट्रायल की कोई जगह नहीं रही। एनीवेज, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स बनाने में भी यूज आते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स का रोल जो है वो आपके सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी होता है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये जो है बेसिकली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, दलहन वगैरह जो होते हैं, उनके रूट्स के नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व करता है, राइट। दे ऑब्जर्व नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रेट्स। ये जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके और उसको फिर जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब हार्वेस्टिंग के बाद जब रूट्स डिकम्पोज होते हैं, जब रूट्स जो है सड़ते हैं, तो ये नाइट्रोजन जिनके रूट नोड्यूल्स में मौजूद हैं, दे मिक्स विद द सॉइल, वो सॉइल में फिर से मिल जाते हैं और उसके साथ क्या होता है, तो सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो नाइट्रेट वाला कंपाउंड जो है वो फिर से बढ़ गया और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ गई। ओके, इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं और फिर ब्लू ग्रीन एल्जे हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये भी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। इन माइक्रोब्स को कॉमनली जो है कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये माइक्रोब्स जो है हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ करते हैं। ओके, कैसे, तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे जो हैं वो क्या करते हैं, तो जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, प्लांट या एनिमल जो मर जाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं ये। और डिकम्पोज करने के प्रोसेस में क्या करते हैं, उसको वो बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेज में जो है बदल देते हैं। सरना गलना जो देखते हो ना, वो सरगल नहीं रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो सिंपलर जो है कम अपने क्या सब्सटेंसेज में बदल रहा है, जो कि आपके सॉइल में जाके मिल जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। ओके, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल ना हो तो डेड एनिमल्स वगैरह का जो है पूरा का पूरा धरती पर जो है ढेर लग जाएगा, ठीक है। कितने को खत्म करोगे अगर सड़ना गलना केवल बंद हो जाए। एक प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है, देखो प्लास्टिक इतना बड़ा हेडेक बन गया है। हम लोग तो ऑर्गेनिक मटेरियल का उससे भी बड़ा वेस्टेज क्रिएट करते हैं, वो कहाँ पर जाएगा। थैंक्स टू दिस माइक्रोब्स की वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सरगल जाता है, सरगल के हमारी सॉइल में मिल जाता है उल्टे, और जो है फर्टिलिटी बढ़ा देता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सूवेज और दूसरे जो है वाटर वेस्ट है उनको भी वो जो है डिकम्पोज करते हैं, और इस नेचुरल मेथड से जो है पानी भी क्लीन रहता है और इस तरीके से इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। इसके अलावा और भी यूज है, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो लेदर और जूट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। टैनिंग इंडस्ट्री, जिसमें कि एनिमल स्किन से जो है लेदर बनाया जाता है, तो टैनिंग जो है वो भी बैक्टीरिया के हेल्प से किया जाता है। जूट इंडस्ट्री में जो है जो फाइबर का सेपरेशन होता है उसमें भी बैक्टीरिया का रोल होता है, इसको कहते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स या फिर टैनिंग, इन दोनों में जो है बैक्टीरिया का यूज होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो बायोगैस जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, तो जो एनिमल वेस्ट, गार्बेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह है उसके ऊपर वो जो है अपना असर दिखाते हैं और उससे जो है बायोगैस निकलता है जिसको कि हम फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भाई माइक्रोब्स जो हैं वो तो सर्विसेज ढेर सारी देते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो र्यूमिनेंट्स हैं, र्यूमिनेंट्स मतलब जो कि जुगाली करके पचाते वगैरह है ना, राइट। तो जैसे कि गाय, बकरी वगैरह वगैरह, तो ये वो जो है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो जो र्यूमिनेंट्स में जो सेल्यूलोज मौजूद होता है ग्रास और प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, तो ग्रास और प्लांट्स में जो सेल्यूलोज मौजूद होता है जो कि ये मवेशी अपने
खाने के साथ लेते हैं अंदर, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी ये जो है हेल्प करते हैं। तो वेल इस तरीके से जो है फ्रेंडली वाले रोल में हम लोगों ने जो है माइक्रोब्स को पूरा देख लिया। अगली बार जब हम माइक्रोब्स से मिलेंगे अगली बार जब मिलेंगे हम माइक्रोब्स से, तो उस बार मिलेंगे उनके बिल्कुल सुपर विलेन वाले फॉर्म में। वेल अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।